वो एक मशीन बन गया है, रूटीन वर्क में अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसके पास नेचर को एंजॉय करने का टाइम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी, होप यू आर वेल। आज हमारा टॉपिक है बीए थर्ड ईयर की पोइम्स। फर्स्ट पोइम है हमारे पास लयर। लयर इज रिटन बाय W.H. Davis. W.H. Davis, as you know, this poet is an American poet. He is also known as the poet of nature. ये पोइट है हमारे पास नेचर के बारे में पोइम्स लिखते हैं और इन्हें लिरिकल पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज ही इज अ स्ट्रीट पोइट आल्सो एक्चुअली। और इनकी ज्यादातर पोइम्स लिरिकल होती हैं। लिरिकल पोइम ऐसी पोइम्स को कहते हैं जैसे हम उर्दू में रदीफ काफिया मिला के लिखते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश में भी वर्ड्स के राइमिंग स्कीम जो है वो इस तरह से राइटिंग यूज करते हैं कि वो एक सॉन्ग टाइप बन जाती है। ठीक है, तो ये जो पोइट हैं ज्यादातर नेचर के बारे में लिखते हैं, नेचर की चीजों को नोट करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। और ये जो पोइम है हमारे पास इनकी लयर में भी एक्चुअली ये हमने इंसान की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है नेचर की तरफ के। वो इस पोइम में वो हमें ये लेसन देना चाह रहा है एक्चुअली कि जो इंसान है उसका नेचर की तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हट गया है। ठीक है, वो जस्ट अपने जिंदगी के सारा दिन अपनी जिंदगी के कामों में बिजी रहता है और नेचर की तरफ तवज्जो नहीं देता। वो छोटी छोटी खुशियां जो इंसान नेचर से हासिल कर सकता है, वो उन अपनी परेशानियों की वजह से उन खुशियों को इग्नोर कर रहा है, उन खुशियों से महरूम हो रहा है। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको आरटीसी लिखने के बारे में रूल्स बताऊंगी कि आरटीसी एक्चुअली आप किस तरह से लिख सकते हैं। आरटीसी में आप रेफरेंस किस तरह से लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे और किसी भी स्टैंडर्ड को आप एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर। देखिए, आपकी फर्स्ट लाइन ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कि ये क्या लाइफ है जो कि फिक्रों से भरी हुई है। ठीक है, फिक्र, केयर कहते हैं फिक्र को, परेशानी को, वरी एंड एंजाइटी। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। कि हमारे पास दरख्तों के नीचे खड़े होने के लिए टाइम नहीं है और भेड़ें और गाय हैं उनको भी देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पोइट इसमें बहुत ही डीपली मैसेज देना चाह रहा है। He is saying that what is this life if full of care, कि इंसान के पास जिंदगी में क्या है अगर वो फिक्रों से भरी पड़ी है। ऐसे जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं कि जो इंसान की फिक्रों से भरी हुई पड़ी होती है। बहुत ज्यादा नेचर की ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में मिस कर जाते हैं। In these lines, William Davis actually discusses about the inability of man's life, that he misses a lot of scenes he got from nature, a lot of happiness which he can get from nature, और कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा। वो एक मशीन बन गया है, रूटीन वर्क में अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसके पास नेचर को एंजॉय करने का टाइम नहीं है। रेफरेंस आप इसका किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स, या आप इस तरह से लिख सकते हैं दीज आयरॉनिकल लाइन्स। ठीक है, क्योंकि तंज है सोसाइटी पर कि इंसान किस तरह से अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। डेली वो कितने नेचर के सीन्स होते हैं जिन्हें वो मिस करता है। सन सेटिंग, सन rising, and stars, moon, these are all scenes. Man can get happiness from all these scenes. कि इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो नेचर की तरफ देख ले और नेचर को एंजॉय करने के बारे में सोचे, तो वो अपनी परेशानियों को भूल सकता है। लेकिन इंसान क्या करता है, हमारी एक लाइफ इस तरह से बन गई है कि वर्क से होम तक, होम से घर तक, बिजनेस 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 एंड वर्ल्डली problems and house problems, and we have to suffer a lot of problems due to which we can't enjoy the nature, the beauty of nature, which can inspire us। जब ग्रीनरी को देखते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली फ्रेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये सब चीजों को करने के लिए टाइम ही नहीं रहा। ठीक है, और जो संडे आता है उस दिन ज्यादातर लोग अपना वक्त सो के गुजार देते हैं इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द नेचर। So we have to write reference। आप जस्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे these lines। ठीक है, आप उन लाइंस के बारे में कोई ना कोई अपनी राय दें कि ये लाइंस किस तरह की है, ब्यूटीफुल है, ह्यूमरस है, आयरॉनिकल है, जिस तरह की भी हैं। ठीक है, these beautiful lines have been taken, selected, chosen। देखिए, आपके पास एग्जाम में 3 स्टैंजा होते हैं। ठीक है, 3 स्टैंजाज आपने 5 होते हैं जिनमें से आपने 3 की आरटीसी लिखनी होती है। ठीक है, आप 3 वर्ड्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं।
ठीक है, आप 3 वर्ड्स डिफरेंट यूज करें, आपके जब तीनों रेफरेंसेस में डिफरेंट वर्ड्स होंगे तो ये एक आपका जो पेपर चेकर है उस पर गुड इंप्रेशन होगा। ठीक है, टेकन होता है, सिलेक्टेड होता है, चूजन होता है, इन तीनों में से आप एक आरटीसी में एक वर्ड यूज करें। ओके, टेकन, सिलेक्टेड, चूजन फ्रॉम द पोइम लेयर। देखिए जो लेयर है आपकी पोइम का नेम है, उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, लेकिन जो राइटर का नेम होता है उसे आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे। फ्रॉम द पोइम लेयर, रिटन, composed, published. Here are also 3 words you can use in your reference by American poet William Davis. ठीक है, जो कि विलियम डेविस ने लिखी है। इसके अलावा आपने जो आपकी पॉइंट का नेम है इसको आपने मार्कर से हाईलाइट करना है, और इसके अलावा आपके जो पोइट का नेम है इसको आपने मार्कर से हाईलाइट करना है, और जो इनके फर्स्ट लेटर है वर्ड्स के उनको आपने कैपिटल लिखना है। अब आप एक पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट भी बताती हूँ। सो लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग ही होता है सियाको सबाक, यानी कि ये जो आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया गया है उसके पीछे क्या बात हो रही थी, इसको हमने पीछे वाली लाइंस के साथ जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा था। फर्स्ट स्टैंजा में हम क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या बताएंगे, स्टार्टिंग में फिर हम उस पॉइंट का थीम बता देंगे, उस पॉइंट में राइटर एक्चुअली बात क्या करना चाह रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि पूरी पॉइंट के बारे में ही बता देना है, कॉन्टेक्स्ट में ऐसा भी नहीं करना, जस्ट आपने उन्हीं लाइंस को थोड़ा सा माउल्ड करना होता है। देखिए यहाँ पर हमने जैसे लिखा है, विलियम डेविस डिस्कसेस द थीम ऑफ William Davis discusses the theme of man's inability in modern life to find out time for enjoyment। ठीक है, विलियम डेविस डिस्कस करता है द थीम ऑफ मैंस इनएबिलिटी, इंसान की नाकाबिलियत का इन मॉडर्न लाइफ, उसकी मॉडर्न लाइफ में इसकी जदीद जो जिंदगी है उसमें, टू फाइंड आउट टाइम, कि वो वक्त नहीं निकाल सकता, वो इनएबल है, वक्त निकालने के काबिल ही नहीं रहा, फॉर एंजॉयमेंट, तफरीह के लिए, विच इज गॉट फ्रॉम नेचुरल सीन्स, जो कि उसे नेचुरल सीन से वो हासिल कर सकता है, नेचुरल लाइफ से हासिल करता है, ह्यूमन ब्यूटी से हासिल कर सकता है, या फिर कोई फन कर सकता है। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, वो अपना ज्यादातर वक्त दुनियावी मसाइल में गुजारता है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको जस्ट आउटलाइन बताई है। आउटलाइन यानी कि स्टार्ट आप इस तरह से करेंगे कि आपके फर्स्ट लाइन में एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि बच्चे को पता है उसने क्या पढ़ा है, बच्चे को पता है इन लाइंस में क्या बात की जा रही है। एक्सप्लेनेशन पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट आउटलाइन लिखी है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट लाइन, आप इसे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कैसे करेंगे, द पोइट क्रिटिसाइजेस द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, कि जो पोइट है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, तनकीद कर रहा है मॉडर्न मैन की जिंदगी पर, फॉर नॉट ऑब्जर्विंग नेचुरल सीन्स, कि वो नेचुरल सीन्स को ऑब्जर्व नहीं करता, उनका मुशाहिदा नहीं करता, बाय पुटिंग अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछकर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बिजी लाइफ, के इस मसरूफ तरीन जिंदगी का क्या फायदा। ठीक है, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन में आप आई या वही इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आपके पास की बुक्स होंगी, आपके पास ग्रामर्स होंगी, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन देखिए आप उनमें आई और वी का यूज किया गया होगा। यहाँ पर इस पॉइंट के स्पेशली, इस पॉइंट के तो स्पेशली मैं कहती हूँ कि आप इसको कभी भी की बुक्स ग्रामर्स वगैरह से ना करें। सब में यही लिखा होगा कि द पोएट सेज दैट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वी हैव नो टाइम फॉर एंजॉयमेंट, वी आर बिजी, वी रिमेन बिजी इन आवर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। इस तरह से आई और वी का यूज किया गया होगा, लेकिन आपने आई और वी का यूज नहीं करना। आई और वी का यूज अलाउ नहीं होता, ना ही एक्सप्लेनेशन में और ना ही क्वेश्चंस में। तो आप आई और वी की जगह पे मॉडर्न मैन का यूज करेंगे। अब मैन, क्योंकि जनरल बात करनी है, जनरल में फिर सभी इंसान आ जाते हैं, तो आप उसके लिए मैन का वर्ड यूज कर सकते हैं। मैन हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मैन हैज नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, he remains busy in his worldly problems, he is just like a machine, he has become just like a machine। तो इस तरह से आप इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आई विल का यूज नहीं करेंगे बल्कि ही का यूज करेंगे। ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन में यही चीजें लिखेंगे कि मैन हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मैन व्हेन मैन इज पासेस थ्रू वुड्स थ्रू a field, he has no time to see the cows and the sheep that are standing beneath the boughs and they are grazing.
हाउ दे लुक ब्यूटीफुल, कि वो कितना अच्छे लगते हैं। ये सब सारी जो नेचर की चीजें हैं ये कितनी अच्छी लगती हैं और ये इंसान को किस कदर खुशी देती हैं, किस कदर इंसान को सुकून देती हैं। इंसान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। मॉडर्न मैन पर क्रिटिसाइज कर रहा है राइटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।